नमस्ते छात्र मित्रों। शब्द भेद के विकारी शब्द सव्य का चौथा प्रकार क्रिया, इसकी आज हम जानकारी हासिल करेंगे। पहले कुछ वीडियोस में हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनकी जानकारी ली है और आज इस वीडियो में हम क्रिया और उसके भेद इसकी जानकारी हासिल करेंगे। छात्र मित्रों, क्रिया क्या होती है और क्रिया के कौन से प्रकार महत्वपूर्ण है, यह जानकारी मैं आज आपको दूंगी। क्रिया क्या होती है, परंतु क्रिया के जो प्रकार है उसमें जो आखिरी दो प्रकार है, सहायक तथा प्रेरणार्थक क्रिया, यही आपको मुख्यतः आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं। पहले क्रिया की परिभाषा देखिए। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। देखिए, कुछ कार्य हम कई सारे कार्य करते रहते हैं। आप बोलेंगे मैं अभी बोल रही हूँ, बोलने का कार्य, बताने का कार्य, सुनने का कार्य आप लोग कर रहे हैं, देखने का, समझने का, खाना पीना, रोना, सोना, उठना, बैठना, जागना, ये सब हमारे कार्य होते हैं। और कि ये कार्य करने का जिस शब्द से हमें ज्ञान होता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के प्रथमतः मुख्य दो भेद होते हैं। प्रधान क्रिया उन्हें कहा जाता है। उसमें पहला प्रकार है अकर्मक क्रिया। अकर्मक नाम में ही उसका अर्थ छिपा हुआ है। जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर उन्होंने कहा है क्रिया का प्रभाव, यानी कि जो कार्य कर्ता ने किया है वह उसी तक सीमित रहता है, यानी कि वहां पर उसने कोई कर्म ही नहीं किया है, सिर्फ कर्ता और क्रिया इसका संबंध वहां पर आता है, तो उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे नीरज सो रहा है। नीरज यह कर्ता और सो रहा है यह क्रिया हुई, यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूनम हंस रही है। कुछ क्रियाएं जो सदैव अकर्मक रहती है, जैसे उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, सोना, ये क्रियाएं सदैव अकर्मक ही रहती हैं। अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करें? तो देखिए, यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं। अमरनाथ उठे और चल पड़े। इस वाक्य में उठे क्रिया है। अब प्रश्न कीजिए, क्या उठे? देखिए, क्या उठे? अमरनाथ उठे। चल पड़े, क्या किया? चल पड़े। लेकिन यहाँ पर कोई कर्म नहीं है, इसीलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया का दूसरा प्रकार सकर्मक क्रिया, यह भी क्रिया का प्रधान प्रकार होता है। सकर्मक क्रिया अकर्मक यानी कि कर्म नहीं, तो उसके उल्टा अगर किया तो उसे कहा जाएगा सकर्मक क्रिया, यानी जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया है कहते हैं। यानी कि जहां पर कर्ता और क्रिया के साथ कर्म भी होता है वहां पर सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे शुभम गाना गा रहा है, ये सकर्मक क्रिया हुई। शुभम करता है, गा रहा है क्रिया है, लेकिन क्या गा रहा है? तो गाना। यहाँ पर क्या का उत्तर मिलता है, इसीलिए उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। हर्षित दूध पी रहा है। यहाँ पर हर्षित करता, पी रहा है, यह क्रिया, क्या पी रहा है? कर्म, दूध है। सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको आदि प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है तो क्रिया सकर्मक होगी। जैसे शुभम गाना गा रहा है। इस वाक्य में गा रहा है क्रिया है। अब प्रश्न करो, क्या गा रहा है? उत्तर आया गाना। यहाँ गा रहा है क्रिया का कर्म है गाना, यानी कि कर्म के साथ कर्ता और क्रिया के साथ कर्म है
इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। तनिषा सेब खा रही है। नीतू उत्कर्ष को सुला रही है। शुभम पूर्वी को मिठाई खिला रहा है। यह दो प्रकार हुए प्रधान, परंतु क्रिया के कुछ अन्य भेद भी है, अन्य प्रकार भी हैं। उसमें देखिए संयुक्त क्रिया। वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होने पर संयुक्त क्रिया होती है। देखिए वाक्य में एक से ज्यादा क्रिया करने का जब बोध होता है, दी जाती है एक से ज्यादा क्रियाएं, तो उन क्रियाओं को, उन जोड़कर आने वाली क्रियाओं को कहा जाता है संयुक्त क्रिया। पीयूष एक गांव में रहता था। रहता, रहना, था, यह दूसरी सहायक क्रिया। तो यहाँ पर रहता और था ये दो क्रियाएं जुड़कर आई है, इसीलिए इसे कहा जाएगा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में दो क्रियाएं जोड़कर होती है, उन दोनों क्रियाओं को कहा जाता है संयुक्त क्रिया। हम पिताजी का इंतजार करने लगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। इन वाक्यों में रहता था, करने लगे, खेल रहा है, खेल रहे हैं, खेल रहा हूँ क्रिया शब्द है, परंतु सभी क्रियाएं एक से अधिक है, ये संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। ऋतु खाना बना रही है। नीतू उत्कर्ष को सुला रही है। धवल खाना खा रहा है। ये सब है संयुक्त क्रियाएं। छात्र मित्रों, अब तक हमने सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त क्रिया इनकी जानकारी हासिल की, परंतु इयत्ता 9वीं तथा 10वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में विभाग 4 के अंतर्गत व्याकरण में जो सवाल पूछे जाते हैं वह सहायक तथा प्रेरणार्थक क्रिया के ऊपर ही पूछे जाते हैं। हमने अब तक इन क्रियाओं की जानकारी हमारे ज्ञान हेतु हासिल की है, परंतु आपके प्रश्न पत्र में पूछे जाने सवाल ये सहायक क्रिया तथा प्रेरणार्थक क्रिया पर ही आधारित होते हैं। सहायक क्रिया। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित क्रियाओं को देखिए। देखिए, भाई को देखकर वे बोल उठे। हमारे जवान दुश्मन की सेना पर टूट पड़े। सेठ जी ने मकान खरीद लिया। इन वाक्यों में बोल उठे, टूट पड़े तथा खरीद लिया संयुक्त क्रियाएं हैं। एक से ज्यादा क्रियाएं जुड़कर आती है, उनको क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया। तो ये संयुक्त क्रियाएं हैं। इनका प्रयोग कुछ विशेष बल देने के लिए हुआ है। इन क्रियाओं में बोलना, टूटना और खरीदना मुख्य क्रियाएं हैं तथा उठना, पढ़ना और लेना सहायक क्रियाएं हैं। देखिए, जब सिर्फ एक क्रिया से वाक्य का अर्थ पूर्ण नहीं होता, तब कुछ अन्य क्रियाएं उनसे जुड़कर वाक्य का अर्थ पूर्ण करती है, तो वाक्य में आखिर में आकर वह क्रियाएं उन मुख्य क्रियाओं की मदद करती है, इसीलिए वह सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। सहायक क्रियाएं कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। सहायता मतलब क्या? मदद। तो मदद करती है वाक्य का अर्थ पूर्ण करने के लिए, अर्थ व्यक्त करने के लिए। तो ऐसे क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। वे निम्नानुसार विशेष भावों को दर्शाती हैं। यहाँ पर कुछ भाव दर्शाए गए हैं, उनके उदाहरण देखिए। सेठ जी हिसाब देखने लगे। यह लगना क्रिया का प्रयोग कार्य का आरंभ सूचित करता है। यहाँ पर देखने इस मुख्य क्रिया की मदद लगे इस क्रिया ने की है, तो लगे यानी कि लगना, यह कौन सी क्रिया हुई? सहायक क्रिया। सरदार ने दुश्मन को छोड़ दिया। देखिए, छोड़ना यह मुख्य क्रिया है और दिया यह उसकी सहायक क्रिया है। तो दिया क्या हुई? सहायक क्रिया। यहाँ देना क्रिया का प्रयोग अनुमति सूचित करता है। छात्र मित्रों,
सहायक क्रिया के ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण देकर बताया पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित वाक्य में से सहायक क्रिया ढूंढकर लिखिए। या सवाल इस तरह से भी होता है, कोई क्रिया आपको दी जाती है और उसका सहायक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है। तो छात्र मित्रों, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि सहायक क्रिया किसी मुख्य क्रिया से जुड़कर आखिर में आती है। ये बात ध्यान में रखेंगे। आपको इस सवाल पर पूछा गया हर सवाल अच्छी तरह से आएगा। आखिरी क्रिया का प्रकार, पांचवा प्रकार हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया से यह मालूम हो कि कर्ता दूसरे के लिए काम कर रहा है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। यानी कि कर्ता स्वयं के लिए काम नहीं करता, दूसरे के लिए करता है या फिर दूसरे से करवाता है, उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक, प्रेरणा देना, मोटिवेट करना एक तरह से, यानी कि खुद नहीं करना, दूसरों के लिए करना, दूसरों से करवाना, ऐसी क्रिया, ऐसा कार्य, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। देखिए, वाक्यों में निम्नलिखित वाक्यों में मोटे टाइप में दी गई क्रियाएं देखनी है आपको। गोपाल कहानी लिखता है। पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। यहाँ पर लिखना इस क्रिया के 3 रूप दिखाए गए हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, सुमन सेब खाती है। माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। इन वाक्यों में लिखना और खाना क्रिया के दो रूप हैं। मूल क्रियाएं कौन सी है? लिखना और खाना। उन्हीं से दूसरे रूप लिखाना तथा लिखवाना और खिलाना तथा खिलवाना बने हैं। यानी कि पहले उदाहरण में देखिए, पिताजी गोपाल से कहानी लिखाते हैं। खुद पिताजी ने खुद के लिए लिखी है क्या? नहीं। पिताजी शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाते हैं। खुद कार्य किया है क्या पिताजी ने? नहीं। वह शिक्षक द्वारा गोपाल से कहानी लिखवाई है। तो पहले वाक्य में जो क्रिया है वह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, परंतु दूसरे तथा तीसरे वाक्य में लिखाते हैं और लिखवाते हैं, यह प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। उसी तरह से दूसरे वाक्य में सुमन सेब खाती है, इसमें खाती है यह प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता खुद के लिए कार्य करता है। परंतु माँ सुमन को सेब खिलाती है। माँ खुद खाती है क्या? नहीं। माँ नौकरानी द्वारा सुमन को सेब खिलवाती है। माँ ने खुद खिलवाया क्या? नहीं, किसी और से कार्य करवाया। तो खिलाती है, खिलवाती है, यह प्रेरणार्थक क्रिया हुई। छात्र मित्रों, प्रेरणार्थक क्रियाएं बनाने के नियम नीचे दिए गए हैं, आगे दिए गए हैं। तो देखिए किस तरह से होता है। तो मूल धातु, प्रथम प्रेरणार्थक तथा द्वितीय प्रेरणार्थक, यह कॉलम किए गए हैं। यहाँ पर चल और ना यह धातु कहलाता है, उसे जोड़कर हम चलना यह क्रिया बोलते हैं। तो चलना, इसका प्रथम प्रेरणार्थक रूप देखिए, चलाना। द्वितीय प्रेरणार्थक रूप चलवाना। चमकना, चमकाना, चमकवाना। तो हर एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप होता है। उन्हें प्रेरणार्थक रूप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस तरह से क्रिया का बदल होने पर वह क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जो भी यहाँ पर आपको प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप क्रियाओं के मूल धातु के दिए गए हैं, वह आप अच्छी तरह से पढ़ें और समझ लें और अपने व्याकरण की नोटबुक में लिखें। छात्र मित्रों, ये जो पूरी जानकारी अभी क्रिया तथा क्रियाओं के भेद मैंने आपको बताई है, इनमें यह 2
आखिरी जो दो प्रकार हैं, सहायक क्रिया तथा प्रेरणात्मक क्रिया, इन्हीं के ऊपर आपको प्रश्न पत्र में सवाल पूछे जाते हैं। प्रेरणात्मक क्रिया के बारे में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणात्मक रूप लिखिए। जैसे लगना यह क्रिया दी जाए तो उसका प्रथम रूप आएगा लगाना और द्वितीय रूप आएगा लगवाना। या फिर सवाल ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित क्रिया का प्रेरणात्मक क्रिया के रूप में वाक्य में प्रयोग कीजिए। अगर लगना क्रिया दी गई है तो हम लगना क्रिया का वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं कि माँ ने दीवार पर अच्छी तस्वीर लगवाई। तो लगवाई यह द्वितीय प्रेरणार्थक रूप हुआ, इसीलिए उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहा जा सकता है। छात्र मित्रों, याद रखिए सहायक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया के ऊपर ही आपको इस तरह से सवाल प्रश्न पत्र में पूछे जा सकते हैं। इन्हें ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें और अपने व्याकरण की वही में जितने भी अभी मैंने जानकारी आपको दी है वह अच्छी तरह से लिख लें। धन्यवाद।